नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ETC के लिए नियम अधिसूचित किए गए। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में सफलता प्राप्त की। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW प्रणालियों को विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और कानून के शासन पर सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF योजना हेतु दिशा निर्देश जारी किए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं पहले मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। यह नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जीत का प्रतीक है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अद्वितीय योगदान को नमन करता है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहीं पर तिरंगा फहराया था। इसी के साथ सेल्यूलर जेल, जो स्वतंत्रता संग्राम के कई वीरों की गाथाओं का साक्षी है, यहीं स्थित है। नाम बदलने का यह फैसला औपनिवेशिक विरासत से अलग होने का भी प्रतीक है और साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समकालीन सामरिक भूमिका को भी रेखांकित करता है। इतिहास के पन्नों में झांके तो यह द्वीप कभी चोल साम्राज्य के लिए नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था और अब इस नाम के जरिए उस इतिहास को भी सम्मान दिया गया है। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति की, जिसने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। राजराजा के शासनकाल 985 से 1014 और 1014 से 1044 तक शासन करने वाले राजेंद्र प्रथम जैसे महान चोल शासकों ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। उन्होंने अपनी आक्रामक सैन्य नीति से प्रायद्वीपीय भारत और आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इनके समुद्र तक निर्बाध पहुंच ने उन्हें समृद्ध व्यापारिक अवसर प्रदान किए और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी को कभी कभी चोल झील भी कहा जाता था। ये रणनीति उनकी पूर्व की ओर बढ़ने की नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समृद्ध व्यापार को सक्षम करती थी। साथ ही नागापट्टिनम जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे। अब आइए जानते हैं उनके महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियानों के बारे में। राजराजा ने त्रिवेंद्रम सहित चेर नौसेना को तबाह कर दिया था। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर इसे चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। साथ ही उन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने इसे आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका के बाकी हिस्से पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिससे पूरा द्वीप चोल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। राजेंद्र प्रथम ने इसके अलावा मलय प्रायद्वीप और आसपास के क्षेत्रों में फैले शैलेंद्र साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त की। इस अभियान में उन्होंने मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए नियम अधिसूचित किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। इसके लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी ETC से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008 में संशोधन किए गए हैं। इसमें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान APNR डिवाइस और फास्टैग के साथ GNSS ऑन बोर्ड यूनिट OBU को शामिल किया गया है। इसके अलावा यांत्रिक वाहनों यानी राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक दिशा में दिन में एक बार 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर शून्य उपयोगकर्ता शुल्क लगेगा। इसके साथ ही शुल्क प्लाजा पर GNSS के लिए विशेष लेन का प्रावधान होगा। इस लेन में प्रवेश करने वाले गैर ऑन बोर्ड यूनिट वाले वाहनों को दोगुना शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि GNSS आधारित ETC का उद्देश्य अंततः राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए फास्टैग की जगह लेना है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और GNSS आधारित ETC के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसके कार्य की बात करें तो यह तंत्र वाहन की स्थिति पर नजर रखने और तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह आधारित इमेजिंग का उपयोग करता है। इसके दो मुख्य घटक हैं। पहला है ऑन बोर्ड यूनिट और दूसरा है स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे।
चलिए अब दोनों घटकों को भी समझ लेते हैं। ऑन बोर्ड यूनिट OBU यह वाहन का मार्ग निर्धारित करने और टोल की गणना करने के लिए वाहनों में लगने वाला GNSS सक्षम उपकरण है। और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे यानी APNR कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने और टोल राशि काटने के लिए राजमार्गों पर लगाए जाते हैं। लाभ की बात करें तो सड़क किनारे टोल लगाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम होगी, टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम होगी आदि। फास्टैग और GNSS आधारित ETC के बीच तुलना को देखें तो GNSS आधारित ETC में उपग्रह आधारित इमेजिंग और ANPR तकनीक का उपयोग किया जाता है, वहीं फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यानी RFID तकनीक पर काम करता है। GNSS आधारित ETC में वाहनों में GNSS कनेक्टिविटी के साथ OBU जैसे उपकरण लगाए जाते हैं, वहीं फास्टैग में वाहन की विंड स्क्रीन पर फास्टैग लगाया जाता है। GNSS आधारित ETC में टोल टैक्स की गणना वाहन के रियल टाइम आवागमन संबंधी डेटा के आधार पर होती है। फास्टैग में टोल टैक्स की दरें निश्चित होती है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में सफलता प्राप्त की। वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन आधारित तकनीक की बजाय मेटल कार्बनिक फिल्मों का उपयोग करके मेमरिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस विकसित किए। ये फिल्में मस्तिष्क द्वारा सूचना को संसाधित करने के तरीके की नकल करने में मेमरिस्टर को सक्षम बनाती हैं। मस्तिष्क न्यूरॉन्स और सिनेप्स के नेटवर्क का उपयोग करके सूचना को संसाधित करता है। अब ये जानते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है क्या। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, जिसे न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली की नकल करती है। इस तकनीक में ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है जो न्यूरल नेटवर्क्स और सिनेप्स के आधार पर काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा मस्तिष्क सूचना को संसाधित करता है। अब ये जानते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कैसे काम करती है। ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स SNN जैसे हार्डवेयर का उपयोग करके मस्तिष्क की नकल करती है। SNN में कृत्रिम सिनेप्स द्वारा जुड़े नोड्स यानी स्पाइकिंग न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए एनालॉग सर्किटरी का उपयोग करते हैं। यह अप्रोच मानक कंप्यूटर्स में उपयोग किए जाने वाले बाइनरी सिस्टम की बजाय डिस्क्रीट एनालॉग सिग्नल परिवर्तनों के माध्यम से डेटा को एनकोड करते हैं। मानक कंप्यूटर्स को वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स के रूप में भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि इस तकनीक के क्या लाभ हैं। सबसे पहले ये बेहद अनुकूलनशील है, यानी ये नई स्टिमुली के लिए रियल टाइम में नई समस्याओं को हल करने में सक्षम है। कि तकनीक इवेंट द्वारा चालित कंप्यूटिंग सुनिश्चित करती है, जिससे सिर्फ सक्रिय भाग ही ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का दक्षता से उपयोग होता है। हाई परफॉर्मेंस की बात करें तो यह मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की तरह ही मेमोरी और प्रोसेसिंग को एकीकृत करती है, जिससे काम की गति तेज होती है। साथ ही ये तकनीक समानांतर प्रोसेसिंग में सक्षम है। तेज गति से काम करने के लिए अलग अलग न्यूरॉन्स में कई कार्यों की समानांतर प्रोसेसिंग की जाती है। लेकिन हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बेंचमार्क और मानकों की कमी है, सीमित सॉफ्टवेयर एक्सेस और कुछ हद तक सटीकता की समस्या अभी इस तकनीक की सीमाएं हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सुधारने में लगे हैं। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क कैसे सूचना को प्रोसेस करता है। न्यूरॉन्स मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाइयां हैं। संदेशवाहक के रूप में ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों और शरीर के अन्य भागों के बीच सूचना प्रसारित करते हैं। जब कोई न्यूरॉन सक्रिय हो जाता है या आगे बढ़ता है तो ये रासायनिक और विद्युत संकेतकों को मुक्त होने के लिए सक्रिय करता है। ये संकेत कनेक्शन पॉइंट्स के एक नेटवर्क के माध्यम से गति करते हैं, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है। इससे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW प्रणालियों को विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एयर स्ट्रैटेजी के मुख्य स्तंभों में से एक बताया गया है। इस सम्मेलन की थीम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रुझान, प्रौद्योगिकियां और रखरखाव संबंधी चुनौतियां थी। इसके अलावा भारतीय शिक्षा जगत, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और भारतीय निजी उद्योगों की भागीदारी से स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया गया। खबर की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सिग्नल्स जैसे रेडियो, अवरक्त या रडार के
शत्रुतापूर्ण उपयोग के बारे में पता लगाने, उनका दोहन करने, उन्हें कम करने या रोकने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के उपयोग से जुड़ी एक सैन्य कार्रवाई है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक सहायता उपाय यानी ESM या निष्क्रिय EW। खतरे की पहचान करने, खुफिया जानकारी जुटाने और परिचालन योजना के लिए विद्युत चुंबकीय सिग्नल्स को रोकना और उनका विश्लेषण करना। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECM या सक्रिय EW। साइबर और मल्टी स्पेक्ट्रल उपकरणों का उपयोग करके जैमिंग और हमले से बचाव तथा मित्र सेनाओं के संचार की सुरक्षा की जाती है। और अंत में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM। इसके अंतर्गत दुश्मन की विद्युत चुंबकीय क्षमताओं को बाधित और अप्रभावी करने के लिए विद्युत चुंबकीय सिग्नल्स या निर्देशित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के कारण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को निरंतर अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे साइबर हमले आदि। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्या आवश्यकता है। दुश्मन देशों के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से उन्नत खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। उदाहरण के लिए चीन का Y9 LG इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म। खबर के अंत में भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है शक्ति EW प्रणाली। यह आधुनिक रडार और एंटी शिप मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा का एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर प्रदान करती है। इसके बाद है कार्यक्रम संग्रह। यह 5 विविध प्रकार की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए DRDO व नौसेना का संयुक्त कार्यक्रम है। अगला है एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली यानी IEWS। इसे मैदानी, अर्ध रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य प्रणालियों में हिम शक्ति यानी IEWS, मल्टीपल जैमिंग हेतु डिजाइन संयुक्ता आदि शामिल है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम और कानून के शासन पर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी PCA द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग UNCITRAL के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस खास आयोजन की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ और PCA की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं इस सम्मेलन के उस मुख्य विषय पर जिसकी चर्चा हुई, वह था माध्यस्थम। माध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन एक विवाद सुलझाने का ऐसा तरीका है जो पारंपरिक अदालत प्रणाली से अलग है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक हिस्सा है जिसमें अन्य तकनीकों जैसे मध्यस्थता यानी मेडिएशन, सुलह कॉन्सिलिएशंस और समझौता नेगोशिएशंस आदि का उपयोग किया जाता है। माध्यस्थम के तहत पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद को एक या अधिक मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं तटस्थता, गोपनीयता, सहमति और बाध्यकारी निर्णय। चलिए अब जानते हैं कि माध्यस्थम के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे क्या हैं। भारत में 1996 का माध्यस्थम और सुलह अधिनियम लागू है जो UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर बनाया गया है। यह कानून न केवल वाणिज्यिक विवादों पर बल्कि हर प्रकार के माध्यस्थम पर लागू होता है। इसके साथ ही नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम 2019 भी माध्यस्थम को संस्थागत रूप से समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय माध्यस्थम परिषद की स्थापना भी की गई है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और इसका उद्देश्य माध्यस्थम की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और कुशल बनाना है। वहीं वैश्विक स्तर पर वर्ष 1923 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई थी। इसके अलावा वर्ष 1899 में हैग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। भारत भी इसका एक पक्षकार देश है और साथ ही इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौते पर UNCITRAL मॉडल कानून का पालन भी किया जाता है। अब बात करते हैं कानून के शासन की। प्रसिद्ध विधिवेता AV डाइसी ने कहा है कि कानून का शासन का असल मतलब सरकार की मनमानी शक्तियों के बजाय सामान्य कानून की पूर्ण सर्वोच्चता से है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि माध्यस्थम को बढ़ावा देने में कानून की भूमिका अहम है। यह स्थिरता, निष्पक्षता, न्याय का पूर्वानुमान आदि को बढ़ावा देते हुए समान अवसर प्रदान करता है और अधिकारों की सुरक्षा, अनुबंधों को लागू और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान भी सुनिश्चित करता है।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF योजना हेतु दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने अधिसूचित किए हैं। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खबर की शुरुआत में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर कुल 1000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इनमें से प्रत्येक परियोजना 500 मेगावाट की होगी। इसके साथ ही योजना पर 6,853 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि वायबिलिटी गैप फंडिंग वित्त वर्ष 2031-32 तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जरूरी लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 बंदरगाहों को अपग्रेड किया जाएगा। इस कार्य पर कुल 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कार्यान्वयन की बात करें तो इस योजना का कार्यान्वयन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करेगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। साथ ही राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान यानी NIWE नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह संस्थान परियोजनाओं की स्थापना और कमिश्निंग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। कार्यान्वयन के तरीके की बात करें तो SECI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली यानी बिडिंग के माध्यम से बोलीदाता का चयन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन शू ऑप्शन भी उपलब्ध होगा जो एक ओवर अलॉटमेंट विकल्प है। इसका आशय है परियोजना के लिए निर्धारित 500 मेगावाट के अतिरिक्त 50 मेगावाट की क्षमता का विकास करना। आइए अब अपतटीय यानी ऑफशोर पवन ऊर्जा के बारे में समझ लेते हैं। पहले जानते हैं आखिर इसकी भारत में क्या संभावना है। भारत के पास 7,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। साथ ही विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ भी है। ऑफशोर पवन ऊर्जा का क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं। इससे 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पवन ऊर्जा की स्थापना के लिए भूमि उपलब्धता जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है आदि। चलिए अब मुख्य चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। अपतटीय टरबाइन्स के लिए प्रति मेगावाट लागत अधिक आती है क्योंकि इसके लिए मजबूत संरचनाओं और नींव की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जल में मौजूद होने के कारण टरबाइन्स के जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। इसके अलावा समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है आदि। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है नाइजीरिया। इस देश की राजधानी है अबुजा। मूसलाधार बारिश और अलाउ बांध के ढहने से पूर्वोत्तर नाइजीरिया में बाढ़ आ गई। चलिए सबसे पहले इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात कर लेते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आपको बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रादेशिक सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमाएं उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून तथा पश्चिम में बेनिन से लगती है। समुद्री सीमाओं की बात करें तो दक्षिण में अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी से लगती है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ का प्रमुख मैदान उत्तर पश्चिम में स्थित सोकोटा मैदान, उत्तर पूर्व में स्थित बोर्नो मैदान आदि है। इस देश का उच्चतम बिंदु चब्बल वड्डी है। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कैमरूनियन हाईलैंड्स है। इस देश की प्रमुख नदियों में नाइजर, बेनू, कड़ुना, सोकोटो आदि नदियां शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाइजर नदी नाइजर डेल्टा का निर्माण करती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की प्रमुख झील चाड है। यह चाड कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर के संगम पर स्थित मीठे पानी की एक झील है। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में तीसरा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम INDUS-X शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ। INDUS-X पहल को जून 2023 में अमेरिकी रक्षा विभाग DoD और भारत के रक्षा मंत्रालय MOD ने लॉन्च किया था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने गलत काम करने वाली निधि कंपनियों पर शिकंजा कसा है। केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निधि कंपनी का दर्जा प्रदान करती है। निधि कंपनियों का उद्देश्य अपने सदस्यों में
मितव्ययी होने और बचत करने की आदत विकसित करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने कथित कोलोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के खिलाफ शिकायत का निपटारा कर दिया है। कोलोकेशन सुविधा ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंजों के परिसर में अपने सर्वर स्थापित करने की अनुमति देती है। केंद्र सरकार ने गैर घरेलू उपयोग के लिए फर्नीचर में अग्नि सुरक्षा बढ़ाने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के तहत सख्त नियम लागू किए हैं। केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो BIS से परामर्श करने के बाद QCO जारी करती है। क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक हताहतों में से 93% मौतें क्लस्टर म्यूनिशन के कारण हुई थी। इनमें से आधे बच्चे थे। क्लस्टर म्यूनिशन ऐसे हथियार होते हैं जिनमें एक कंटेनर या डिस्पेंसर होता है। इन्हें विमान से गिराया जा सकता है या प्रोजेक्टाइल के रूप में दागा जा सकता है। हाल ही में पहली बार खोजे गए टार्डिग्रेड जीवाश्म के अध्ययन से उन्हें वर्गीकृत करने और उनके विकासवादी इतिहास का पता लगाने में मदद मिली है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य की 2 हिमालयी धाराओं में असम कैस्केड मेंढकों का अध्ययन किया। यह अध्ययन किसी प्रजाति की आबादी की प्रचुरता और घनत्व का अलग अलग जलीय मापदंडों के साथ सहसंबंध का पता लगाने के लिए किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर टैंकों के फील्ड फायरिंग परीक्षणों के पहले चरण का सफलतापूर्वक संचालन किया। जोरावर टैंक एक लाइट टैंक है। इसे भारतीय थल सेना को ऊंचाई पर उन्नत क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।